मॉर्निंग दोस्तों, लाइफ स्पॉट पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप। जैसा कि दोस्तों मैंने इसके पहले विधि शास्त्र की परिभाषा से संबंधित एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था और यूट्यूब चैनल पे शेयर किया था, तो आप लोगों का जो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने का सिलसिला था वह जारी रहा और अभी जारी है। और उससे मैं उत्साहित होकर के आप लोगों के लिए यूपी हायर एजुकेशन में जो महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकाले गए हैं उससे संबंधित विषय सामग्री को सबसे पहले मैंने विधि शास्त्र को चुना है और लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया है और दूसरा लेक्चर आपके समक्ष विधि शास्त्र के प्रकार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए समय जाया न करते हुए पॉइंट पे आते हैं। तो विधि शास्त्र को जो प्रकार बताए गए हैं उसमें विधि शास्त्रियों के अनेक अनेक विधि शास्त्री हैं उनके भिन्न भिन्न मत हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम ऑस्टिन के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है विधि शास्त्र को। दोस्तों इन्होंने विधि शास्त्र को सामान्य विधि शास्त्र तथा विशिष्ट विधि शास्त्र या राष्ट्रीय या व्यवहारिक विधि शास्त्र में विभाजित किया है। तो दोस्तों यदि हम इस परिभाषा को, इनके जो वर्गीकरण को यदि स्पष्ट रूप से देखें तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने कहा है कि सामान्य विधि शास्त्र या सैद्धांतिक विधि शास्त्र मीन्स जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। इनका कहना है कि समस्त विधिक प्रणाली में समान रूप से पाए जाने वाले उन सभी उद्देश्यों, सिद्धांतों और धारणाओं और विभेदों का वर्णन सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। किसका दोस्तों? इनका कहना है कि उद्देश्यों, सिद्धांतों, धारणाओं और विभेदों का वर्णन सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये ऑस्टिन महोदय का मानना है। और ऑस्टिन महोदय ने कहा कि विधि की प्रणाली से तात्पर्य ऐसे परिपक्व और सुस्थापित प्रणाली से है जो अपनी परिपक्वता और तर्क शक्ति के कारण पूर्ण विधिक व्यवस्था में विकसित हो चुकी है। यही कारण है कि सामान्य विधि शास्त्र सैद्धांतिक विधि शास्त्र कहा जाता है। अतः विधि शास्त्र सामान्य विधि शास्त्र के निम्नलिखित अर्थ इन्होंने बताया है। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या बताया है इन्होंने। दोस्तों पहला आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो कहा कि विश्व की समस्त विधिक प्रणाली की तुलना से संबंधित विज्ञान, सभी विधिक सिद्धांतों की व्याख्या से संबंधित विज्ञान तथा नेक्स्ट इन्होंने बताया कि सभी राष्ट्रों के प्रमुख सामान्य सिद्धांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान। मतलब इन्होंने 3 चीज़ें बताई कि समस्त जो विश्व की समस्त विधिक प्रणाली है उसकी तुलना से संबंधित विज्ञान, जिसमें तुलना की जाती है, विधिक सिद्धांतों की व्याख्या से संबंधित विज्ञान और सिद्धांतों के अध्ययन से संबंधित सिद्धांत। तो ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को सुस्पष्ट विधि का दर्शन भी कहा है, जिसे हमने आपको विधि शास्त्र की परिभाषा बताते समय बताया था कि फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। इसके बाद दोस्तों हम इनकी नेक्स्ट जो वर्गीकरण है उसको पढ़ते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे विशिष्ट विधि शास्त्र, राष्ट्रीय या व्यवहारिक विधि शास्त्र, जिसे हम पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। तो विशिष्ट विधि शास्त्र का अर्थ बताते हुए इन्होंने कहा कि किसी वास्तविक विधिक प्रणाली या उसके किसी भाग के विज्ञान से है। किससे है? वास्तविक विधिक प्रणाली या उसके किसी भाग के विज्ञान से है। दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा कि विशिष्ट विधि शास्त्र एक संकीर्ण विज्ञान है। उन्होंने कहा कि ये जो संकीर्ण विज्ञान है एकदम सूक्ष्म है, इसकी मतलब कोई बहुत ज़्यादा विशालता नहीं है, ये संकीर्ण है, संकीर्ण चीज़ों को ध्यान में रखता है। तो क्योंकि इसके अंतर्गत इन्होंने इसके रीजन बताया कि ये वर्तमान और भूतकालीन विधि व्यवस्था का ही अध्ययन करता है और जो किसी राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रहती है। और उसके बाद इन्होंने कहा विशिष्ट विधि शास्त्र जो है, विशिष्ट विधि शास्त्र एकमात्र विधि शास्त्र है, इसलिए इसे विधि शास्त्र ही कहना उचित होगा। फिर सामान्य महोदय ने इनकी सार्वभौमिकता का जो इन्होंने परिभाषा मतलब वर्गीकरण किया उसका विरोध करते हुए कहा कि सार्वभौमिकता प्रदान करने का विरोध करते हुए ऑस्टिन सामान्य विधि शास्त्र की विचारधारा को
पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। मतलब सामंत महोदय ने इनकी जो सार्वभौमिकता की अवधारणा थी उसको समाप्त मतलब अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हॉलैंड महोदय ने ऑस्टिन द्वारा विधि शास्त्र को दो भागों में जो बांटने की बात है, सामान्य विधि शास्त्र और विशिष्ट विधि शास्त्र वर्गीकरण का भी विरोध किया। किसने? सामंत ने। और सामंत नहीं दोस्तों सॉरी, हॉलैंड महोदय ने इनका विरोध किया। और हॉलैंड महोदय ने एक वर्ड बताया कि जो विधि शास्त्र है, यदि विधि शास्त्र विज्ञान है तो इसे भी सभी विज्ञानों की भांति सामान्य होना चाहिए। हॉलैंड ने अपना तर्क दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपका वर्गीकरण स्पष्ट हो गया होगा और आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसके दूसरे पार्ट को। तो सामंत महोदय के द्वारा विधि शास्त्र को तीन भागों में बांटा गया। पहला है इनका विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र जिसे हम वर्तमान कहते हैं, ऐतिहासिक विधि शास्त्र जिसे भूतकालीन विधि शास्त्र कहा जाता है, नैतिक विधि शास्त्र जिसे इथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भविष्यकालीन ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। तो दोस्तों यदि हम इन तीनों चीज़ों को देखें तो आगे हम इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं। तो विस्तृत रूप से देख लेते हैं दोस्तों। जो इनका कहना है कि विश्लेषणात्मक जो विधि शास्त्र है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इसके जो प्रणेता माने जाते हैं ऑस्टिन को माना जाता है। और ऑस्टिन महोदय ने अपने सुप्रसिद्ध जो पुस्तक है प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड में विधि विज्ञान की समस्याओं के प्रति इस शाखा के विचारों का प्रतिपादन किया, जो सन 1832 में प्रकाशित हुई। दोस्तों प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इनकी बुक का नाम है दोस्तों, ये हमेशा पूछी जाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप इस किताब का नाम याद रखेंगे, प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड। नेक्स्ट दोस्तों इसके मुख्य आशय के बारे में बताया इन्होंने। इस शाखा का क्या आशय है? विधि के प्राथमिक सिद्धांतों का विश्लेषण करना। इस विश्लेषण या परीक्षण के अंतर्गत उन ऐतिहासिक विकास, उद्गम और नैतिक महत्व आदि पर विचार नहीं किया जाता। इनका कहना है कि जो विश्लेषणात्मक है, जो एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, वो विधि के विकास पे, उसके परीक्षण पे कार्य करता है। उसके विकास, उद्गम या नैतिक महत्व पर विचार नहीं किया जाता है। मार्कबी, एमास, हॉलैंड, सामंत इस शाखा के समर्थक रहे हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों। और इनमें क्या है कि दोस्तों ऐतिहासिक जिसे हम भूतकालीन या हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, तो इस शाखा के अंतर्गत क्या है कि सैविनी को इस प्रबल समर्थक माना जाता है। सैविनी महोदय को उनका जिन्होंने वोल्काजिस्ट थियरी दिया और ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाकर ऐतिहासिक विधि शास्त्र का सूत्रपात किया। इंग्लैंड के सर हेनरी में इस शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, प्रतिपादक, जिसका मुख्य उद्देश्य इन्होंने बताया कि विधि की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, संबंधित सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यह शाखा प्रथा पर विशेष बल देती है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, यह ऐतिहासिक जो शाखा है वो प्रथाओं पे विशेष बल देती है। किस पे? प्रथा पे। और यह शाखा जो है भूतकालीन विधि पर अधिक बल देती है। भूतकालीन, जैसा कि मैंने दोस्तों ऊपर बता दिया कि इसे भूतकालीन ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नैतिक विधि शास्त्र, जिसे एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है दोस्तों। तो एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इस शाखा का संबंध जो है विधि के नैतिक पहलू पर ध्यान देना है। इसका मुख्य कार्य जो होता है विधि कैसी होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और नैतिक विधि शास्त्र का मुख्य जो उद्देश्य होता है वह विधि के लक्ष्यों को निर्धारित करती है। करते समय उन आदर्शवादी तत्वों की खोज करने की प्रयास करती है जिन्हें समाज स्वीकार करना चाहता है और चाहता है। इस शाखा का भविष्यकालीन विधि पर अधिक बल देती है। तो दोस्तों इसे भी भविष्यकालीन विधि ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जो विधि शास्त्र के अन्य प्रकार हैं जिसके संदर्भ में बेंथम महोदय हैं। तो बेंथम महोदय का हम यदि स्पष्टीकरण देखें तो इन्होंने विधि शास्त्र को दो भागों में बांटा है। विधि शास्त्र क्या है? दो भागों में बांटा है। किसने? बेंथम महोदय ने। तो बेंथम महोदय ने पहला तो व्याख्यात्मक बताया, दूसरा मूल्यांकात्मक बताया। तो एक को एक्सपेसिटोरियल कहते हैं और दूसरे को सेंसोरियल कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो हम देखते हैं व्याख्यात्मक विधि शास्त्र के बारे में। तो इसके अंतर्गत विधि क्या है, विधि क्या है, क्या अध्ययन किया जाता है। प्रियंतम महोदय व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को भी दो भागों में विभाजित किया है। अब दोस्तों देखते हैं इन्होंने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र को दो भागों में बांटा, तो इसका क्या मतलब है। एक तो इन्होंने प्राधिकारवान विधि बताया है, जैसा कि देखने में आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा अप्राधिकारवान विधि बताया है। तो अथॉरिटेटिव और अनअथॉरिटेटिव। तो प्राधिकारवान विधि शास्त्र का सृजन विधायी शक्ति से होता है और विधानमंडल से शक्ति प्राप्त होती है, जबकि अप्राधिकारवान विधि शास्त्र विधिक साहित्य से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कहाँ से? अपनी शक्ति और सामग्री प्राप्त करता है। इसको दो भागों में, जो अप्राधिकारवान विधि है इसको भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसको इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, इन्होंने इसको दो भागों में, एक तो स्थानीय विधि, स्थानीय लोकल, दूसरा आपका सार्वभौमिक। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। तो स्थानीय विधि और सार्वभौमिक यूनिवर्सल विधि, जैसा कि आपको दिखाई देगा। जो इन्होंने अप्राधिकारवान विधि स्थानीय विधि शास्त्र के अंतर्गत किसी देश विशेष का साहित्य समाहित होता है, इसके बारे में इन्होंने कहना है कि स्थानीय विधि में किसी देश विशेष का विधि साहित्य समाहित होता है, जबकि सार्वभौमिक में कहना है इनका कि अप्राधिकारवान जो सार्वभौमिक विधि शास्त्र है के अंतर्गत समस्त विश्व की विधि सामग्री का समावेश किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका नॉलेज वृद्धि हुई होगी और आप इसका लाभ प्राप्त करेंगे। और आगे आने वाले वीडियो के बारे में यदि आपको दोस्तों अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आगे और वीडियो आपके लिए कर सकूं, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर महाविद्यालय में बन सकें, जो कि यूपी हायर एजुकेशन द्वारा निकाला गया है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।